गांव के बाहर खड़ा वो बरगद हर साल धीरे धीरे जमीन में धंस रहा था। लेकिन सबसे बड़ा डर ये था कि उसके साथ हर साल एक इंसान भी गायब हो जाता था। और पिछले साल वो मैं होने वाला था। नमस्कार मेरे बहादुर साथियों, मेरा नाम है शशांक और खौफ नगर में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मैं अरमान। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव राजापुर में पैदा हुआ और बड़ा हुआ। आज मैं शहर में नौकरी करता हूँ, लेकिन बचपन की कुछ यादें ऐसी हैं जो समय के साथ कभी धुंधली नहीं होती। वो मेरे दिल और दिमाग में हमेशा के लिए छप चुकी हैं। उन यादों में से एक सबसे डरावनी और रहस्यमय याद है हमारे गांव के बाहर खड़े उस पुराने बरगद के पेड़ की। गांव के बाहर खड़ा हुआ पुराना बरगद का पेड़ है। हमारे गांव में उसे लोग धसान वाला पेड़ कहते हैं, क्योंकि वो पेड़ ऊपर नहीं बल्कि नीचे की ओर बढ़ रहा था, जैसे हर साल थोड़ा थोड़ा जमीन में धंस रहा हो। और ये बात कोई 2-4 साल की नहीं थी। कहानी बहुत पुरानी थी, इतनी पुरानी कि मेरे जन्म से भी पहले उस पेड़ के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसका असर आज भी गांव में मौजूद है। और यही कहानी मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात में बदल गई। जब मैं करीब 10-11 साल का था, स्कूल से घर लौटते समय अक्सर मुझे उसी पेड़ के पास से गुजरना पड़ता था। स्कूल जाने के 2 रास्ते थे, एक लंबा जो गांव के बीच से होकर जाता था और दूसरा छोटा जो गांव के किनारे से गुजरता था। ज़्यादातर बच्चे समय बचाने के लिए छोटा रास्ता चुनते थे और मैं भी उन्हीं में से एक था। दिन के उजाले में भी जब मैं उस पेड़ के पास से गुजरता तो कुछ अजीब महसूस होता था। पेड़ की जड़ें बहुत मोटी थी और वे सामान्य तरीके से जमीन में नहीं फैली हुई थी। ऐसा लगता था जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें जबरदस्ती नीचे की ओर खींच रखा हो। पेड़ का तना भी उतना ही अजीब था। उसकी छाल पूरी तरह से काली थी। मैंने कभी भी इस पेड़ पर चिड़िया, गिलहरी या कोई और जीव जंतु नहीं देखे थे। यहाँ तक कि चींटियां भी इसके पास नहीं आती थी। पत्तों की बात करो तो वो भी बहुत कम थे। बरगद के पेड़ आमतौर पर घने और हरे भरे होते हैं, लेकिन ये पेड़ लगभग नंगा सा खड़ा रहता था। जो थोड़े बहुत पत्ते थे वो पीले और मुरझाए हुए लगते थे। गर्मी हो, बरसात हो या सर्दी, पेड़ की हालत हमेशा एक जैसी रहती थी। लेकिन सबसे अजीब बात वो मिट्टी थी जो पेड़ के तने के बिल्कुल नीचे थी। वो मिट्टी हमेशा थोड़ी गीली रहती थी। मौसम चाहे कैसा भी हो, वो जगह हमेशा नम और काली रहती थी, जैसे नीचे से कोई नमी लगातार ऊपर आ रही हो। गांव के बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते थे, बेटा सूरज ढलने से पहले उस पेड़ वाले रास्ते से निकल आना। वहाँ रात में कुछ ठीक नहीं रहता। वहाँ की आबो हवा बिल्कुल बदल जाती है। शुरुआत में मैं और मेरे दोस्त उन बातों को हंसी में उड़ा देते थे। हम सोचते थे कि लोग बस बच्चों को डराने के लिए ऐसी कहानियां बनाते हैं। 1-2 बार तो मैंने मजाक में कहा भी, दादाजी पेड़ भी कभी किसी को नुकसान पहुंचाते हैं क्या? लेकिन जब भी मैं ऐसा कहता, बुजुर्गों के चेहरे गंभीर हो जाते और उनकी आंखों में एक अजीब डर झलकता। और फिर जाकर कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे जिंदगी भर के लिए याद दिला दिया कि कुछ बातें सचमुच मजाक नहीं होती। हमारे पड़ोस में एक लड़का रहता था, रिंकू। वो मुझसे थोड़ा बड़ा था, करीब 14 साल का। उसका परिवार साधारण था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे। एक दिन सुबह रिंकू अपने घर से निकला था खेतों में चारा लाने के लिए। यह एक ऐसा काम था जो गांव के बच्चे अक्सर करते हैं। उसने अपनी माँ से कहा, मैं खेत से चारा लेकर आता हूँ, जल्द ही लौट आऊँगा। उसकी माँ ने उसे कुछ खाने को दिया और कहा, जल्दी आ जाना। रिंकू निकल गया, लेकिन दोपहर बीत गई, शाम हो गई, फिर रात हो गई, लेकिन रिंकू का घर वापस नहीं लौटा। शुरुआत में उसकी माँ ने सोचा कि शायद वो किसी दोस्त के यहाँ रुक गया होगा, लेकिन जब रात के 8-9 बज गए तब चिंता शुरू हुई। गांव के कुछ लोगों ने बताया, हमने उसे सुबह खेतों की तरफ जाते देखा था। वो धसान वाले पेड़ के पास से गुजर रहा था। ये सुनकर रिंकू के माता पिता परेशान हो गए। उन्होंने तुरंत लोगों को साथ लेकर खोजबीन शुरू की।
मशाले जलाई, टॉर्च लेकर खेतों में गए, पेड़ के आसपास देखा, लेकिन रिंकू का कहीं कोई निशान नहीं मिला। एक हफ्ता बीत गया। रिंकू के पिता ने पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस वालों ने भी खोजा, रिश्तेदारों को बुलाया गया, आसपास के गांवों में खबर भेजी गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। रिंकू बस कहीं गायब हो गया था, बिना किसी निशान के। गांव में धीरे धीरे फुसफुसाहटें शुरू हो गई। इस साल फिर पेड़ ने एक जान ले ली। हर एक साल में ये होता है और हमेशा वही जगह होती है, धसान वाला पेड़। मैंने यह बात पहली बार उस दिन सुनी थी। मैं घर के बाहर बैठा था और कुछ बुजुर्ग आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा, पिछली बार 10 साल पहले हुआ था, तब भी एक लड़की गायब हुई थी। उस पल मेरे अंदर एक गहरा डर उतर गया। वो वैसा डर नहीं था जो किसी भूत की कहानी सुनने से आता है। यह असली डर था, ठंडा और भारी। ऐसे लगा जैसे कोई ठंडी हवा का झोंका मेरी गर्दन के पीछे से गुजर गया हो। उस दिन से मैंने उस पेड़ को एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया। अब वो सिर्फ एक पुराना पेड़ नहीं रहा था, वो कुछ खतरनाक बन चुका था। रिंकू के गायब होने के बाद गांव में जो माहौल बना वो बहुत भारी और डरावना था। लोग चुपचाप एक दूसरे को देखते, फुसफुसाते और उस पेड़ के बारे में बातें करते। मैं भी उस घटना से बहुत परेशान था। हर रात सोने से पहले रिंकू की हंसती हुई शक्ल याद आती। मन में सवाल उठते, वो आखिर गया कहाँ होगा? क्या उसके साथ सचमुच में कुछ बुरा हुआ? क्या वो पेड़ वाकई में बहुत खतरनाक है? इन्हीं सवालों ने परेशान होकर एक दिन मैंने अपने दादाजी से बात करने का फैसला किया। दादाजी गांव के सबसे बुजुर्ग लोगों में से एक थे। वे बहुत कुछ जानते थे, पुरानी कहानियां, गांव का इतिहास और वे घटनाएं जो मेरे जन्म से भी बहुत पहले हुई थी। मुझे लगा कि अगर कोई इस पेड़ की असली कहानी जानता है तो वो दादाजी हैं। एक शाम का वक्त था, हम सब खाना खाने बैठे थे। दादाजी अपनी जगह पर बैठे थे, धीरे धीरे दाल रोटी खा रहे थे। मैंने मौका देखकर पूछा, दादाजी, वो धसान वाला पेड़, उसके बारे में लोग इतनी डरावनी बातें क्यों करते हैं? क्या सचमुच में उसमें कुछ है? दादाजी ने खाना खाते खाते रुककर मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में एक गंभीरता थी। उन्होंने थाली एक तरफ रखी और धीरे से बोले, अरमान, तू इस सब बारे में जानना चाहता है क्या? तो मैंने सिर हिलाया। फिर दादाजी ने धीरे से बोलना शुरू किया, देखो अरमान, ये पेड़ हमेशा से ऐसा नहीं था। मेरे बचपन में जब मैं तेरी उम्र का था तब ये पेड़ छोटा और सामान्य था। उसके नीचे एक बूढ़े साधु का डेरा था। वो साधु कहाँ से आया था किसी को नहीं पता। एक दिन अचानक वो गांव में आया और उस बरगद के नीचे बैठ गया। उसने कहा कि वो यहाँ अपनी तपस्या करेगा। वो बहुत शांत आदमी था। पूरा दिन उस पेड़ के नीचे बैठा रहता, कभी कभी आंखें बंद करके घंटों ध्यान में बैठा रहता। गांव के लोग उसे अपने मन से खाना देते, कपड़े देते। वो कभी कभी किसी से कुछ मांगता नहीं था, जो मिल जाता उसी में संतुष्ट रहता। गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। फिर मैंने उत्सुकता से पूछा, तो फिर वो कैसे मरा दादाजी? दादाजी का चेहरा और गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से सांस ली, जैसे वो किसी पुरानी और दर्दनाक याद को टटोल रहे हो। फिर बोले, उसकी मौत सरल नहीं थी बेटा, वो बहुत रहस्यमयी थी। एक दिन सुबह जब गांव के लोग उस पेड़ के पास गए तो उन्होंने साधु को वही मरा हुआ पाया। वो बरगद के तने के बिल्कुल नीचे लेटा हुआ था, शरीर अकड़ा हुआ था, पूरा ठंडा हो चुका था। दादाजी रुके और फिर बोले, मरने का कारण किसी को आज तक पता नहीं चला। गांव में तरह तरह की बातें फैली। कुछ लोगों ने कहा कि रात में साधु को सांप ने काट लिया होगा, और कुछ लोगों का मानना था कि किसी ने उन्हें पीछे से धक्का देकर गिरा दिया, शायद कोई चोर या डाकू रहा होगा। और कुछ का यह भी कहना था कि साधु ने अपनी आखिरी तपस्या वहीं बैठकर पूरी की और समाधि में अपना शरीर छोड़ दिया, क्योंकि उनके चेहरे पर कोई दर्द या फिर डर का कोई निशान नहीं था। एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो सो रहा हो। मैं चुपचाप सुन रहा था। दादाजी की हर बात मेरे दिमाग में गहरी उतर रही थी। दादाजी ने आगे कहा, लेकिन असली अजीब बात उसके बाद हुई। जिस दिन साधु की मौत हुई
उसके ठीक अगले दिन से बरगद का पेड़ अचानक तेजी से बढ़ने लगा। पहले वो एक साधारण सा पेड़ था, लेकिन 2-3 सालों में वो इतना विशाल हो गया कि लोग हैरान रह गए। उसकी जड़ें बहुत मोटी हो गई, तना चौड़ा हो गया और वो कुछ ऐसा बढ़ा जैसे किसी ने उसमें जान फूंक दी हो। दादाजी ने मेरी आंखों में देखा और बहुत धीरे से, लगभग फुसफुसाते हुए कहा, लोग कहने लगे कि दादू की आत्मा उस पेड़ में बस गई है। उसकी अधूरी साधना, उसकी इच्छाएं या शायद उसकी मौत का दर्द कुछ तो उस पेड़ में रह गया। और तभी से अजीब घटनाएं होने लगी। हर एक साल में कोई ना कोई इंसान उस पेड़ के पास से गायब होने लगा। कभी कोई बच्चा, कभी कोई बूढ़ा, कभी कोई जवान। फिर मैंने पूछा, तो क्या सचमुच उस पेड़ में कुछ है दादाजी? बेटा, मैं नहीं जानता कि सच क्या है, लेकिन इतना ज़रूर है कि उस जगह से बचकर रहना चाहिए, खासकर रात में। जो भी वहाँ गायब हुआ उसका कभी कोई पता नहीं चला। न शरीर मिला, न कपड़े, कुछ भी नहीं, जैसे ज़मीन ने उन्हें निकल लिया हो। उस रात में देर तक सो नहीं पाया। लेटे लेटे छत को देखता रहा। दादाजी की कहानी बार बार कानों में गूंज रही थी। साधु का चेहरा, उसकी मौत, पेड़ का अचानक बढ़ना और फिर लोगों का गायब होना, सब कुछ एक डरावने सपने की तरह मेरे दिमाग में घूम रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है, जैसे कमरे में कोई और भी है। बार बार करवट बदलता रहा, लेकिन नींद नहीं आई। उस रात की घटना के बाद कई साल बीत गए। मैं बड़ा हो चुका था। बचपन की वे यादें धुंधली पड़ने लगी थी, लेकिन पूरी तरह मिटी नहीं थी। रिंकू का गायब होना, दादाजी की कहानी और उस पेड़ के प्रति मेरा डर, सब कुछ अब भी मेरे अंदर कहीं ना कहीं मौजूद था। लेकिन समय के साथ डर कम होने लगा था। मैं सोचने लगा था कि शायद वे सब मेरे संयोग थे, या फिर गांव वालों का अंधविश्वास। अब मैं क्लास 12वीं में था। बोर्ड एग्जाम खत्म हो चुके थे और गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थी। गांव में रहना अच्छा लग रहा था। कोई पढ़ाई का दबाव नहीं, कोई टेंशन नहीं। दिन भर दोस्तों के साथ घूमना, क्रिकेट खेलना, शाम को घर लौटकर आराम करना, यही दिनचर्या थी। एक शाम मैं अपने दोस्त इमरान के घर गया हुआ था। इमरान मेरा बचपन का दोस्त है। उसके घर पर हम बैठे गप्पे मार रहे थे। बातों में इतना मज़ा आ रहा था कि समय का पता ही नहीं चला। जब मैंने घड़ी देखी तो रात के 9:30 बज चुके थे। मैं चौंका, इतनी देर कैसे हो गई, पता ही नहीं चला। मैंने इमरान से कहा, यार मुझे अब चलना चाहिए, घर पर सब परेशान हो जाएंगे। इमरान ने कहा, अरे रुक जाना थोड़ी देर और, या फिर पूरी रात यहीं पर रुक जाना। लेकिन मुझे पता था कि माँ घर पर मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मैंने कहा, नहीं यार, मुझे जाना होगा। मैं उठा और निकलने लगा। घर पहुंचने के लिए अब मेरे सामने 2 रास्ते थे। एक सीधा और छोटा रास्ता जो उसी धसान वाले पेड़ के पास से होकर जाता था, करीब 20 मिनट का रास्ता। और दूसरा रास्ता घूम कर था जो गांव के अंदर से होकर जाता था और लगभग 45 मिनट का था। एक पल के लिए मैं सोच में पड़ गया। अंदर एक आवाज़ कह रही थी, लंबा रास्ता ले, सुरक्षित रहेगा। लेकिन दूसरी आवाज़ कह रही थी, दिन में 100 बार इस रास्ते से गया हूँ, रात में भी क्या हो जाएगा, बस 20 मिनट की बात है, क्यों बेवजह घूमूं। मैंने मन में कहा, मैं अब बच्चा नहीं हूँ, 18 साल का हो गया हूँ, इन सब विश्वासों को अब क्यों डरूं मैं। और मैंने छोटा रास्ता चुन लिया। लेकिन अंदर कहीं डर था, एक हल्की सी चुभन थी जो मुझे बेचैन कर रही थी। मैंने उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की। गांव में उस समय बिजली नहीं थी, स्ट्रीट लाइट जैसी कोई चीज़ तो थी ही नहीं। चारों ओर घना अंधेरा था, बस दूर दूर घरों की खिड़कियों से मध्यम पीली रोशनी निकल रही थी। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और रास्ते पर चलने लगा। टॉर्च की रोशनी में सामने का रास्ता दिख रहा था, लेकिन चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। कभी कभी दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी और कहीं झींगरों की आवाज़, बाकी सब कुछ खामोश था। मैं धीरे धीरे चल रहा था। जैसे जैसे मैं उस पेड़ के करीब पहुंचने लगा, मुझे महसूस हुआ कि हवा में कुछ बदल रहा है। तापमान अचानक गिरने लगा। अभी तक गर्मी थी, जून का महीना, लेकिन अब एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी, ऐसी ठंडक जो सामान्य बिल्कुल नहीं थी। मैंने खुद को समझाया,
इस रास्ते पर पेड़ों की संख्या ज्यादा है तो शायद इसी वजह से ठंडक लग रही होगी, लेकिन अंदर से बेचैनी बढ़ती जा रही थी। और जैसे ही मैं बिल्कुल इस पेड़ के करीब पहुंचा, मेरे पैर अपने आप रुक गए, जैसे शरीर ने खुद फैसला कर लिया हो कि अब आगे नहीं बढ़ना है। मैंने टॉर्च की रोशनी जड़ों पर डाली और पहली बार इतने ध्यान से देखा। वो सामान्य नहीं थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह जमीन में धंस रही है। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन उन्हें खींच रही है, जैसे नीचे से कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पकड़कर अंदर खसीट रही है। मिट्टी भी बिल्कुल अलग थी। बाकी जगहों की मिट्टी सूखी और सख्त थी, लेकिन यहाँ की मिट्टी नरम, गीली और गहरी काली थी, जैसे किसी ने अभी अभी यहाँ खोदा हो। मैं टॉर्च की धीरे धीरे जड़ों पर घुमाया और तभी मैंने देखा मिट्टी हल्के से हिली। ये किसी कीड़े या जानवर की हलचल नहीं थी। ये ऐसा था जैसे नीचे से कोई मांस सांस ले रहा हो। मिट्टी साए साए की आवाज के साथ ऊपर नीचे हो रही थी। मेरे शरीर में एक तेज सिहरन दौड़ गई। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि मुझे लगा कि यह छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। मैं तेजी से पीछे हटा और अपने कदम तेज कर दिए। मैं तेजी से पेड़ के पास से निकलने की कोशिश कर रहा था कि अचानक पीछे से एक आवाज आई, अरमान। मैं सुनते ही जम गया, पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा हो गया। ये किसी सामान्य इंसान की आवाज नहीं थी। ये ऐसी आवाज थी जैसे जमीन के नीचे से किसी ने मुझे पुकारा हो। आवाज भारी थी और इसमें एक अजीब सी गूंज थी। डर के मारे हाथ कांपने लगे मेरे। मोबाइल हिलने लगा, जिससे टॉर्च की रोशनी इधर उधर घूम रही थी। मैं हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था और फिर वही आवाज आई, इस बार थोड़ा और साफ, अरमान। मेरे दिमाग में तेजी से सवाल घूमने लगे। कौन है ये? कौन मुझे नाम से जानता है? गांव का कोई बुजुर्ग तो रात में घूम नहीं रहा? कोई परेशान आदमी जिसे मदद चाहिए? लेकिन ये आवाज, ये किसी जिंदा इंसान की आवाज थी ही नहीं। ये किसी ठंडी, अंधेरी, गहरी जगह से आ रही थी, जैसे धरती के भीतर से, जैसे किसी कब्र से। मैंने हिम्मत जुटाई, गले में सूखापन था, लेकिन मैंने पूछा, कौन है वहां? एक लंबी खामोशी छा गई। कुछ पल बीते। मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना, शायद यह हवा की आवाज थी। लेकिन तभी फिर से आवाज आई और ठीक उसी पल मेरे पैरों के नीचे की मिट्टी फिर से हिली। इस बार ज्यादा जोर से, जैसे नीचे से कोई ऊपर आने की कोशिश कर रहा हो, जैसे कोई हाथ मिट्टी को धकेल रहा हो। बस मैं और नहीं रुक सका। मैं पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। मैंने पूरा जोर लगाया और दौड़ना शुरू कर दिया। मेरे पैर जमीन पर तेजी से पड़ रहे थे, सांसें फूल रही थी, दिल धड़क रहा था। मोबाइल की टॉर्च हिल रही थी, लेकिन मैं रुका नहीं, बस भागता रहा। तब तक भागता रहा जब तक मेरा घर नजर नहीं आ गया। घर पहुंचा तो माँ ने तुरंत पहचान लिया कि मैं किसी डर में हूं। क्या हुआ अरमान? चेहरा पीला क्यों है? मैंने बहाना बनाया, कुत्ता पीछे पड़ गया था। लेकिन उस रात मुझे रात भर नींद नहीं आई। बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे पैरों के तलों में किसी का हाथ छू गया हो, जैसे कोई मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मैंने इमरान को अगले दिन ये सब कुछ बता दिया, लेकिन सुनते ही वो हंस दिया। तू ज्यादा सोच रहा है, चल दिन में चलते हैं वहां। हम दोनों गए। पेड़ के पास की मिट्टी बिल्कुल ताजा, खोदी हुई जैसी थी। जैसे सबसे डरावनी बात, वहां किसी के नाखूनों जैसी लंबे खरोंचे पड़ी थी, जैसे कोई अंदर से मिट्टी को खुरच खुरच कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। इमरान भी चुप हो गया। हम दोनों थोड़ी देर खड़े रहे और तभी उसने कहा, अरमान, ये जगह ठीक नहीं है, चल निकल यहां से। फिर हम बिना पीछे देखे लौट आए। कुछ दिनों बाद गांव में फिर खबर फैली। गुड्डू, जो खेतों में मजदूरी करता था, अचानक गायब हो गया, उसी धसान वाले पेड़ के पास से। अब गांव में दहशत फैल गई। गुड्डू की माँ छाती पीटते हुए बार बार चिल्ला रही थी, पेड़ ने मेरे बेटा खा लिया, पेड़ ने खा लिया। और सच कहूं, उसे देखकर मैं भी फूट फूट कर रो दिया, क्योंकि ये घटना मेरे कानों में उस रात की आवाज को बार बार गुंजा रहे।
मैंने सोचा अगर मैं कहीं रुक जाता तो शायद मैं भी आज गायब होता। मैंने गांव के मास्टर जी से पूछा, क्या यह सच में कोई भूत प्रेत वाली बात है? उन्होंने काफी सोच कर जवाब दिया, अरमान, पुरानी कहानी साधु की है, लेकिन असली बात यह है कि उस जगह की मिट्टी असामान्य है। उसके नीचे शायद कोई पुराना खोखला कुआं है या जमीन नीचे से धंसी हुई है। बरगद की जड़ें उस तरह बढ़ते बढ़ते नीचे की ओर खिंच रही होंगी, और जो भी इंसान गलती से उस पर पैर रख देता है वो अंदर धंस जाता है और निकल नहीं पाता। लेकिन वो आवाज? मैंने पूछा। मास्टर जी चुप हो गए, फिर धीरे से बोले, कुछ बातें विज्ञान की भी पूरी तरह समझ में नहीं आती बेटा। मन में डर होने के बावजूद मेरे अंदर एक सवाल लगातार उठ रहा था। आखिर उस साधु की मौत की वजह क्या थी? वो क्यों उस जगह मरा? क्या वो कुछ जानता था? फिर एक शाम मैंने तय किया कि मैं अकेले उस पेड़ के पास जाऊंगा। इमरान ने मना किया, पागल है क्या, मरना है तुझे? लेकिन मुझे लगा कि अगर नहीं गया तो जीवन भर डर मेरा पीछा करेगा। मैंने दोपहर के समय पेड़ की ओर अपने कदम बढ़ाए। इस बार मैं सावधान था। जमीन को छूने से पहले एक लंबी लकड़ी से हर जगह ठोक कर देखता जा रहा था। पेड़ के नीचे खड़ा हुआ तो लगा जैसे वहां की हवा बाकी दुनिया से अलग है। फिर मैंने धीरे से कहा, साधु बाबा, अगर आपकी आत्मा बेचैन है तो कोई इशारा दीजिए। और तभी अचानक से पेड़ की एक सूखी टहनी ऊपर से टूटी और मेरे पैरों के पास आकर गिरी। ऐसा लगा जैसे मुझे अपने सवाल का जवाब मिला हो। उसी पल मैं घर वापस आया, मगर उस रात मुझे एक सपना आया। सपने में मुझे एक साधु बाबा दिखे और वो बोले, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, मैं सिर्फ तपस्या कर रहा था। लेकिन मेरे मरने के बाद मेरी जगह पवित्र नहीं रही। वहां की जमीन पहले की खोखली थी। मेरी मृत्यु के बाद लोग डर से वहां जाते नहीं थे और उस जगह की मिट्टी धीरे धीरे नीचे धंसती चली गई। लेकिन आत्माओं का क्या? मैंने पूछा। फिर उन्होंने कहा, डर इंसान के मन की रचना है, लेकिन सच ये है कि जो लोग वहां से गायब हुए वे जमीन के नीचे फंस गए। मिट्टी बहुत गहरी और नरम है, एक बार फंस जाओ तो बाहर नहीं आ सकते। और जो आवाजें मैंने सुनी? मैंने पूछा। वो मुस्कुराए, वो तुम्हारा मन का डर था। मैं ही तुम्हें चेतावनी दे रहा था, तुम्हें बचा रहा था। अब वहां भूल कर भी कभी मत जाना। सुबह उठकर मुझे 2 बातें साफ पता थी। पहला, पेड़ का धंसना कोई चमत्कार नहीं था, जमीन नीचे से खोखली थी, शायद किसी पुराने कुएं या गुफा की वजह से। दूसरा, गायब होने वाले लोग डरावना लगेगा, लेकिन जिंदा जमीन के अंदर फंस जाते थे और निकल नहीं पाते थे। तीसरा, साधु की आत्मा वाली कहानी गांव के लोगों की डर की उपज थी, लेकिन सच ये था कि उस साधु ने शायद अपने जीवन में कुछ ऐसा अनुभव किया था जो हमें समझ नहीं आता। मैंने गांव वालों को सब बताया। गांव के प्रधान ने अगले ही हफ्ते उस जगह की मिट्टी खुदवाकर चारों तरफ लोहे वाली जाली लगवा दी। अब वहां जाना मना है। पेड़ आज भी खड़ा है, धीरे धीरे धंसता हुआ, शांत, लेकिन डर उसके आसपास अब भी मंडराता है। आज मैं शहर में रहता हूँ, लेकिन जब भी गांव जाता हूँ और उस रास्ते से गुजरता हूँ तो वो सारी पुरानी बातें फिर तरोताज़ा हो जाती हैं, जैसे कल की ही बात हो। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपकी राय कमेंट में हमें ज़रूर दें। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।